अब वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये लास्ट लेक्चर जरूर मस्ट वॉच, आपको इस लेक्चर को जरूर देखना है और कम से कम 20-22 बार देखना है। दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इस लेक्चर को मतलब दिन में एग्ज़ाम जैसे से नज़दीक आए दिन में 2 बार जरूर देखें एग्ज़ाम तक। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बाल देखिए दोस्तों, जनरली इन चीज़ों का समर्थक नहीं हूँ, पर 15 ऐसे पॉइंट जिन्हें आप CTET में याद रखना चाहेंगे और जो आपको 20 से 25 नंबर आराम से दिलाने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों आपको लगेगा कि सर ऐसा है पहले क्यों नहीं, पर दोस्तों ये आप समझ भी तभी पाएंगे जब आप बाकी के लेक्चर समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक वरीयता क्रम है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। 15 पॉइंट जो आपको CTT को तैयारी करते हुए ध्यान रखना है। तो चलिए बिना लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, थोड़ा हट रहा हूँ, बातचीत करते रहेंगे। पहली ट्रिक क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा। आप समझेंगे, अप्लाई करते चलेंगे। दोस्तों चलेंगे, सामने आऊँगा, थोड़ा सा देखिए। दोस्तों CTT का मैंने दोस्तों अभी आपको बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का लेक्चर भी पढ़ाया है और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस में भी कहा। दोस्तों CTT के किसी भी प्रश्न को हल करते वक्त आप एक चीज़ जरूर चेक करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रेस कर रहे हैं, वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या ऐसे किसी भी ऑप्शन को टिक मत करिए जिसमें बुराई की गई हो, बच्चे की कक्षा से बाहर निकाला गया हो, डांटा गया हो, जबरदस्ती पढ़ाया गया हो। आपको दोस्तों आपको उत्तर के रूप में उसी विकल्प को वरीयता देना है जिसमें विद्यार्थी की रुचि का ध्यान में रखा गया हो, वैयक्तिक दोस्तों रुचि का, उसके पूर्व ज्ञान को उसकी क्षमता के अनुरूप पढ़ाया गया हो। अर्थात विद्यार्थी को सम्मान देने वाले ऑप्शन को ही वरीयता देंगे। और यही क्या है, बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम, गृह कार्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, ये सारी कैसी प्रमाण होगी, बाल केंद्रित शिक्षा की। दोस्तों दूसरी प्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, और आपको लेक्चर में भी मैंने बताया है, क्या शिक्षा वह है जो रोजगार देती हो, रोजी रोटी देती हो। शिक्षा दोस्तों वह है जो जमाने की मांग के अनुसार है। शिक्षा वास्तविक जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसलिए दोस्तों आपको ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही विकल्प को वरीयता दी है जहां बच्चा खुद से करके सीखता हो, जहां एक बच्चा वैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, जांच पड़ताल करता हो, शिक्षक से प्रश्न पूछता हो, उसके कथनों का स्पष्टीकरण मांगता हो। दोस्तों वास्तविक जीवन, एक वर्ड में सुनेंगे, वास्तविक जीवन की समस्याओं पे आधारित शिक्षा ही कैसी शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है। जीवन की चुनौतियों पे आधारित शिक्षा कैसी शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है। दोस्तों यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जॉन डीवी ने, जैसा मैंने आपको बोला भी था, जॉन डीवी ने कहा समस्या समाधान, वो भी वास्तविक जीवन का। मतलब घर में रोटी नहीं है, हम स्कूल में चुटकुला सुन रहे हैं, तो इससे बढ़िया है पहले रोटी की व्यवस्था कराओ। ऐसी शिक्षा जो जमाने की मांग के अनुसार हो, दोस्तों क्या होगी, प्रगतिशील। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों फिर समावेशी शिक्षा। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों समावेशी शिक्षा पे आपको लेक्चर भी डाले गए हैं। समावेशी शिक्षा मैंने वहाँ भी आपको बताया, ये भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों CTT स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछता है। क्या आपको बेवकूफ़ बनाएगा कि एक बच्चा बेचारा दिव्यांग है, सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है, आप क्या करेंगे, आपको लगेगा नहीं यार बेचारा बहुत ही दिव्यांग है यार, इसके लिए एक अलग स्कूल खोल देते। दोस्तों जब सबके लिए स्कूल अलग खोल देंगे तो काहे का समावेशन। भाई उन्होंने तो यही कहा ना, चाहे आप दिव्यांग हो, चाहे आप मंद बुद्धि हो, चाहे आप कुशाग्र बुद्धि हो, चाहे आप सृजनशील हो, चाहे आप वंचित हो, सभी को एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे तभी तो कैसी शिक्षा होगी, समावेशी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप इस शब्द से धोखा नहीं खाएंगे। विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट नहीं दोस्तों, विद्यालय सामान्य होगा, कक्षा नियमित होगी, हाँ व्यवस्थाएं विशिष्ट होगी। व्यवस्थाएं विशिष्ट का मतलब क्या है कि भाई आप कक्षा में बैठे हो, कम सुनते हो, कक्षा सामान्य है, तो बाकी बच्चों से आप compete कर सको, इसलिए या तो हम आपको सुनने की मशीन देंगे या फिर कक्षा में आगे बैठाएंगे। यह रहा विशिष्ट अरेंजमेंट, पर कक्षा वही है जो सबके लिए है। दोस्तों मुझे यकीन है आप समझ गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें समावेशी शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह, दोस्तों बार बार लेक्चर से बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस में भी देखते रहे होंगे। लिंग पूर्वाग्रह में सब दो हम संधि विच्छेद करेंगे। पूर्वाग्रह शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है, किसी प्रकार से पक्षपात से भरना क्या कहलाता है पूर्वाग्रह। जैसे आप ये बोलो कि भारत के लोग दुनिया में सबसे बुद्धिमान है, क्या किसी मनोवैज्ञानिक ने बताया? नहीं। किसी वैज्ञानिक ने बताया? नहीं। किसी शोध में आया? नहीं दोस्तों। अब यह तो हम जबरदस्ती बोल रहे हैं।
अर्थात इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है दोस्तों, यह कथन पूर्वाग्रह से भरा है। अब यही स्त्री या पुरुष पे कह दोगे तो क्या बन जाएगा? जेंडर बायस, वी कॉल इट लिंग पूर्वाग्रह। कैसे? लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, इसको किसने बताया? किसी ने नहीं, बस हम मनमानी कहे जा रहे हैं, यह लिंग पूर्वाग्रह है। लड़के ही गणित पढ़ सकते हैं, लिंग पूर्वाग्रह। लड़के ही जीन्स और टी शर्ट पहन सकते हैं, लिंग पूर्वाग्रह। लड़कियां कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन सकती, लिंग पूर्वाग्रह। लड़के ही सेना में भर्ती हो सकते हैं, लिंग पूर्वाग्रह। लड़कियां ही चूल्हा चौका कर सकती हैं, लिंग पूर्वाग्रह। अर्थात किसी भी दोस्तों, किसी भी लिंग में अच्छा या बुरा कह के एक तरफा कहा गया कोई भी कथन भरा होगा दोस्तों, किससे? लिंग पूर्वाग्रह से। ये सबसे आसान है दोस्तों। जैसे दादी ने अपनी पोती से कहा कि तुम लड़कों की तरह कपड़े क्यों पहनती हो, साड़ी क्यों नहीं पहनती? तो दोस्तों यह भरा है किससे? लिंग पूर्वाग्रह से। ठीक है, अब टी शर्ट और जीन्स पे लड़कों की रजिस्ट्री थोड़ी हुई है दोस्तों। अब आएगा दोस्तों इसका लेवल 2 है लिंग पूर्वाग्रह दूर करने का उपाय। दोस्तों सिंपल सी बात है, बहुत बार आ चुका है। लिंग पूर्वाग्रह तभी दूर होगा दोस्तों जब यह परंपरा टूटेगी कि लड़की चूल्हा चौका करेगी और लड़का बाहर बाइक लेकर घूमेगा। अब लड़की अगर बाइक लेकर घूमे, क्या लड़का चूल्हा चौका नहीं कर सकता? हम आप इलाहाबाद में रहते हैं स्टूडेंट के रूप में, क्या हम चूल्हा चौका नहीं करते? करते हैं। तो हमें क्यों कह रहे हैं कि लड़कियों का डिपार्टमेंट है? तो दोस्तों अगर भूमिकाएं विपरीत कर दी जाए, लड़की लड़कों की पारंपरिक भूमिका तोड़ दी जाए, तो खत्म हो जाएगा दोस्तों क्या? लिंग पूर्वाग्रह। दोस्तों ये हर साल दोस्तों ये तीनों पॉइंट से, चारों पॉइंट से अकेले 5-6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मतलब आपको हम 6-7 क्वेश्चन क्लियर करते चल रहे हैं। और अब चलेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, आंतरिक प्रेरणा। देखिए दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैसे तो हमने सारे मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा, मैंने आपको सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं, पर दोस्तों आंतरिक प्रेरणा उतना टैट इत्यादि में नहीं, पर सीटीटी में दोस्तों यह बहुत मायने रखता है। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि अगर पापा हमें 10 रुपये रोज़ दे करके या एक कैंडी दे करके, टॉफ़ी देख बेटा ये लो टॉफ़ी खा लो, स्कूल चले जाओ, अपन टॉफ़ी खाने के लालच में, कैंडी खाने के लालच में स्कूल जा रहे हैं, यद्यपि हमारा जाने का कोई मन नहीं है, पर यह कैसी प्रेरणा है दोस्तों? बाह्य प्रेरणा, पुरस्कार, प्रोत्साहन। और सोचिए दोस्तों असली प्रेरणा क्या है? पापा ना कहे, हमें खुद लगे नहीं यार पढ़ाई लिखाई हमारे लिए भी तो जरूरी है, हमको जाना चाहिए स्कूल। तो दोस्तों खुद से अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें तो भला इससे बेहतर प्रेरणा क्या है दोस्तों? कई बार सीटीटी में 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम प्रेरणा में भी किसको फोकस कर रहे हैं? आंतरिक, स्वतः। दोस्तों कई प्रश्न है, मुझे 1-2 याद आ गए कि राम एक बहुत ही उत्सुक पाठक है, वह खुद से किताबें निकालता है, खुद अपना होमवर्क पूरा करता है, खुद समय से स्कूल जाता है, तो वह कैसे प्रेरित है दोस्तों? कैसा उत्तर आएगा? आंतरिक प्रेरणा। और अगला आएगा दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता। दोस्तों 1 सेकेंड 30 सेकेंड्स का टॉपिक है और सीटीटी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ही दोस्तों आपको कई लेक्चर में बताया कि जुड़वा बच्चे, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जुड़वा बच्चे जुड़वा होने के बावजूद, तो दोस्तों सीटीटी का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब आपको मतलब ये भी नहीं कहना दिमाग खपाना, अरे यार ये बड़ा मुश्किल है। सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है, बीएड बीटीसी में, आप ऐसा नहीं कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पहले से जानते हैं दुनिया के कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं है, चाहे वे समान जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। समानताएं जबकि समान जुड़वा में काफ़ी होती, पर उनमें भी कुछ अंतर होते हैं। अब दोनों एक ही दिन थोड़ी चलेंगे, दोनों एक ही दिन का लिखना नहीं शुरू करेंगे दोस्तों, कुछ न कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता। आप जरा सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के 2 विद्यार्थी एक जैसे नहीं हैं तो आपको क्या नहीं करना है? इन प्रश्नों में पहले वो सुने। 2 विद्यार्थियों में तुलना करना गलत है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं तुलना का नियम क्या है? समान समान में तुलना होता है। पंखे और आदमी में कोई तुलना नहीं है, कैमरे में और आंखों में कोई तुलना नहीं है दोस्तों। कैमरा एक मशीन है, हमारी आंखें हमारे जीवन पर डिपेंड करती हैं, कैमरा जीवित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, न तो समान मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि 2 लोग एक जैसे हैं ही नहीं, ना 2 विद्यार्थियों में तुलना कर सकते हैं, न तो समान गृह कार्य दे सकते हैं, न तो सबके लिए एक शिक्षण विधि हो सकती है, न तो सबके लिए समान पाठ्यक्रम हो सकता है दोस्तों। अर्थात दोस्तों ओवरऑल आपको समानता, एक बार बड़ा अच्छे यार बड़ी अच्छी बात है यार, सारे लोग एक ही टाइप के रहेंगे कितना मजा आएगा, पर दोस्तों नेचर ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है। तो प्रश्न है दोस्तों फिर आप क्या करेंगे? समान मूल्यांकन गलत, समान शिक्षण विधि गलत, समान पाठ्यक्रम गलत, 2 विद्यार्थियों में तुलना गलत, एक ही जैसी सार्वभौमिक शिक्षण विधि गलत,
अर्थात दोस्तों आपको इसमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें इज्जत की गई हो किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब ऐसा कोई भी कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता की क्या करती है, अनदेखी, आपको बेवकूफ बनाएगा इस शब्द को लिख करके। समान पाठ्यक्रम, आपको लगेगा नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, अंतर का क्या होगा, सब एक जैसे ही हो, पर ऐसा संभव तो नहीं है दोस्तों। इसलिए इसमें झांसा मत खाइएगा, वही ऑप्शन का चयन करिएगा जिसमें सम्मान किया गया हो किसका, वैयक्तिक विभिन्नता का। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर साल सीटीटी में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसे हम कहते हैं दोस्तों अधिगम के लिए आकलन। अब देखिए दोस्तों सिंपली समझिए कैसे। देखिए दोस्तों अब आप खुद समझिए, जैसे आप क्लास में अपने पिछले लेक्चर में देखा, मैंने आपको बताया था पूर्व ज्ञान का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप बच्चे को फल पढ़ा रहे हो, कह रहे सर फल क्या होता है, आप बोले बेटा आपने चेरी फल देखा है, हैं चेरी कौन सा फल है, फिर आप कह रहे बेटा एक काम करो तुमने इंग्लैंड में पाया जाने वाला फलाफल देखा है, हैं सर मैंने कहाँ देखा, मैं कौन सा इंग्लैंड गया हूँ। दोस्तों यह पॉइंट अधिगम के लिए आकलन अब आपने पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों कश्मीर से सेब का उदाहरण लिए हो, यूपी में बच्चे ने सेब का पेड़ ही नहीं, बेटा सेब की पत्तियां हरी हो, अरे जब उसने देखा ही नहीं तो क्यों बता रहे उसको। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, फेल या पास करने के लिए नहीं, लाठी मारने के लिए, डांटने के लिए नहीं, सुधारने सिखाने के लिए किया गया आकलन, न कि कॉपी चेक करने के लिए। दोस्तों हम विद्यार्थी को बेहतर पढ़ा सकें, इसलिए शिक्षण के दौरान ये जान ले भैया इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि उचित रहेगी, हाँ ठीक है ये वाली, इसके लिए कौन सा पूर्व ज्ञान जान लेना जरूरी है, इसकी रुचि क्या है, इसकी बुद्धि का स्तर क्या है। अगर ये सब जान लेंगे दोस्तों तो उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षण करेंगे। यही कहलाता है क्या, अधिगम के लिए आकलन, मतलब बेहतर सिखाएं कैसे इसके लिए आकलन, न कि डांटने के लिए, फेल करने के लिए आकलन। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, पहले यह एक प्रीपेड प्लान है। कैसे समझाता हूं, जैसे शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जान लेना, उसकी रुचि जान लेना, उसके बुद्धि का स्तर समझ लेना, उसकी प्रेरणा समझ लेना, उसकी जिज्ञासा का स्तर समझ लेना, उसकी तत्परता को समझ लेना, तभी तो हम उसे बेहतर सिखा पाएंगे। दोस्तों क्या कहलाएगा अधिगम के लिए आकलन, दौरान या पूर्व, दौरान या पूर्व, यह अधिगम के पहले कर सकते हैं, अधिगम के दौरान। अब दोस्तों जब सिखा देंगे तब कौन सा अधिगम के लिए आकलन होगा। कहने का दोस्तों क्या है, मैंने आपको बोला कि अगर कक्षा में पेड़ पढ़ाना है तो हम सेब के पेड़ से नहीं शुरू कर सकते यूपी में, क्योंकि यूपी में सेब का पेड़ नहीं पाया जाता। हम पूछे बेटा तुमने कौन सा, अरे मैंने तो अपने घर में नींबू का पेड़ देखा, तो नींबू के पेड़ से शुरू करो, फिर बाद में सेब का पेड़ पढ़ाओ, पर पहले उससे पढ़ाओ जो उसको मालूम है, अर्थात उसके पूर्व ज्ञान को महत्व दो। ऐसे में पेड़ समझाना आसान रहेगा। दोस्तों मुझे यकीन है आप समझ रहे हैं, तो फिर से सुनना। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान, ग्रहण शक्ति, बुद्धि का स्तर, ये सारी चीज़ें जान लेना ताकि हम उसे बेहतर सिखा पाएँ। दोस्तों क्या कहलाएगा अधिगम के लिए आकलन। अब दोस्तों उसने हमने बोला भाई जल के स्रोत में क्या जानते हो साहब, हमारे घर में तो नल से पानी आता है। बच्चा थोड़ी समझ रहा है कि भैया, उसको तो लगता है बस नल पापा खोलते हैं, बस अब मैं समझ गया पानी कहाँ से आता है। बोले कहाँ से आता है बेटा, नल से, नल से। अब आप उसको लाख समझाओ बेटा कुएं से पानी आता है, हैंडपम्प से, गया झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ नहीं आता है, सब नल से पानी आता है। तो आप नल से शुरू करके कुएं तक ले जाओ, क्योंकि नल है उसका क्या, पूर्व ज्ञान, इससे कुआं भी समझाना आसान रहेगा। यह दोस्तों क्या कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। पर दोस्तों जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे भाई, हमने कहा ठीक है बेटा तुम कुएं का पानी नहीं नल का पानी जानते हो, चलो नल के पानी से ही शुरू करते हैं, जल के स्रोत। पर दोस्तों एक बार हमने उसकी रुचि जानी, उसका पूर्व ज्ञान जाना, उसकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाया, पर चैप्टर खत्म होने के बाद दोस्तों हम ये भी तो जानना चाहेंगे क्या वह समझ पाया है जल के स्रोत। अब अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा दोस्तों, अधिगम का आकलन। दोस्तों कक्षा के दौरान हमने पूछा बेटा आप कितना जानते हो इन चीज़ों के बारे में, तो चेक कर रहे हैं ताकि बढ़िया पढ़ा पाएँ। पर दोस्तों खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा में अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा। शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर यह जानना कि क्या शिक्षण के उद्देश्य पूरे हुए, क्या अधिगमी वास्तव में सीख पाया है। अब यह अधिगम के लिए आकलन का समय नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे अधिगम का आकलन। जैसे एक शिक्षक
कक्षा में पाठ शुरू करने के दौरान अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी लेता है, जैसे उनका पूर्व ज्ञान, रुचि आदि। क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम के लिए आकलन। पर अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि एक शिक्षक एक पाठ पूरा करने के बाद यह जानना चाहता है कि विद्यार्थी किस स्तर तक सीख पाया है, यह घटना खत्म हो गई दोस्तों। इसलिए यह क्या कहलाएगा? अधिगम का आकलन। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोस्तों, मैंने भी उसने आपको पढ़ाया, तब भी लेक्चर में बोला था दोस्तों। सीटीटी इस तरह से नहीं पूछता कि रॉस की परिभाषा क्या है, वुडवर्थ की, दोस्तों आप जानते हैं परिभाषाएं नहीं पूछता दोस्तों। हर साल यह एक क्वेश्चन लगभग, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लगभग आउट है कि दोस्तों वह ऐसा एक प्रश्न पूछता है, जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था दोस्तों, विकास में केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण का महत्व नहीं होता दोस्तों। आपको ऐसे प्रश्नों को टिक करना है दोस्तों जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका दोस्तों लगभग क्या हो, बराबर हो। कहने का दोस्तों क्या है, आप समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था उस दिन, उदाहरण क्या दिया था। अब देखिए, ये रहा एक बीज जो वंशानुक्रम है, और यह रही क्या, बारिश, जो कि क्या है, वातावरण। कैसे? आप एक बहुत उन्नत किस्म का गेहूं का बीज लाते हो, खूब बढ़िया पैदा हो, भाई आपने सोचा नहीं यार मैंने बहुत बढ़िया किया, मैंने मोहल्ले में बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग पुराना बीज बो रहे हैं, मैंने तो नया बीज बोया है। पर दोस्तों तब क्या होगा, जब उस वर्ष बारिश ही ना, तो अच्छा था बीज का क्या, वंशानुक्रम, पर खराब रहा उसका क्या, वातावरण। अर्थात पूर्ण रूप से बीज का फलित होना केवल उन्नत बीज पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि उस साल के मानसून पर भी डिपेंड करता है। मुझे यकीन है आप इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। बेसिकली शब्द के कहने का मतलब क्या है कि आपको वह प्रश्न जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आते हैं, ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव हो। और मैंने आपको वुडवर्थ की वो डेफिनेशन भी बताई थी, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, योग नहीं है दोस्तों। योग इसलिए नहीं कहा उसने क्योंकि हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट दोनों का प्रभाव कितना कितना होता है, पर महत्व तो दोनों का बराबर है, एक गुणते एक बराबर एक। इसलिए दोस्तों उसने क्या कहा कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है दोस्तों, गुणनफल होता है। और अब दोस्तों लास्ट की 6 ट्रिक्स धुआंधार एक बार देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसे दोस्तों मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको बताया, मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे लेक्चर में बताया क्या कि दोस्तों एकमात्र साल के अंत में ली गई परीक्षा से बच्चे डरने लगे, बच्चे आत्महत्या करने लगे दोस्त। बोर्ड की परीक्षाओं के में आने 13-14 साल के बच्चे फांसी लगाने लगे, गवर्नमेंट परेशान हो गई। दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है? परीक्षा क्या यमराज बन चुकी है? मौत के मुंह में डालना है परीक्षा में भेजना बच्चे को। दोस्तों एनसीईआरटी एंड एनसीएफ 2005 में दोस्तों आपने पढ़ा होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। आज मूल्यांकन का सबसे चर्चित शब्द है, इसे हम सीसी कहते हैं दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों केवल इतना कहता है क्या कि एकमात्र परीक्षा जो साल के अंत में होती है, बच्चे में डर और तनाव का क्या करती है दोस्तों, संचार करती है। मतलब हमने परीक्षा दिया नहीं दोस्तों, डायरेक्ट हमको कूदा दिया किसमें, वार्षिक परीक्षा में। पर दोस्तों अब हम डर के मारे, हमारा हार्ट अटैक होने लगा वहाँ, अरे हमको लग रहा है यार जो भू रात में पढ़ा था वो सब गायब हो रहा है दोस्तों। पर दोस्तों सोचिए, अगर हमको वार्षिक परीक्षा का डर भगाना है तो हमें हर 2 महीने में स्कूल खुलने के बाद छोटे छोटे मूल्यांकन करने चाहिए। अब दोस्तों क्या होगा, भाई वार्षिक परीक्षा है मार्च अप्रैल में, तब तक हमने दोस्तों जनवरी तक 6-7 बार टेस्ट ले लिया, तो बच्चे को कई फायदे दोस्तों। एक तो जो पढ़ाया गया है एग्जाम से पहले पुनरावृत्ति हो जाएगी। दूसरी बात, वार्षिक परीक्षा से पहले विद्यार्थी कई छोटे छोटे मूल्यांकन करवा चुका होगा, और वार्षिक परीक्षा से पहले वह मेंटली क्या होगा दोस्तों, तैयार होगा। तो आपने देखा है 1.5, 2 या 3 महीने के अंतराल पर लगातार किया गया मूल्यांकन दोस्तों कैसा मूल्यांकन होगा, सतत मूल्यांकन। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन दोस्त केवल रटन प्रणाली पे नहीं होना चाहिए। न्यूटन का नियम क्या है, यह संज्ञानात्मक स्तर है, क्या आप इस नियम को समझते हैं? यह भावात्मक स्तर है, क्या आप इसको प्रयोग करके दिखा सकते हैं? क्रियात्मक स्तर है दोस्तों। तो आप समझ गए हैं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों हमारी परीक्षाएं क्या करती, कॉपी छपवाती हैं। साइंस में भी आपको लिखना ही है, वहाँ कुछ करके थोड़ी दिखा सकते। पर दोस्तों अगर प्रैक्टिकल भी उसी वक्त हो, आपसे पूछा जाए कि आप इस नियम को कैसे समझ पाए हैं, तो आपके ग्रहण शक्ति का भी पता चलेगा, महसूस, बोध, समझने का स्तर। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, अगर मूल्यांकन में क्रियात्मक, भावात्मक और रट्टात्मक, बोले तो संज्ञानात्मक
तीनों पक्ष शामिल हो दोस्तों तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाएगा? व्यापक मूल्यांकन दोस्तों। और अगला 11वां दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रुटि एवं प्रयास। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, दुनिया जिसे एक अभिशाप मानती है, गलतियां, हम जनरली कोई बच्चा गलती करता है हम उसके प्रति बहुत निगरानी, यार दिमाग से बहुत मोटा है आपका बेटा है, नहीं पढ़ पाएगा, इसको हटाइए, मत पढ़ाइए, इसको कोई काम धाम सिखाइए। पर दोस्तों क्या आपने पहली बार में क लिखा? नहीं। क्या पहली बार में आपने ए लिखा? नहीं। क्या पहली बार आपने आम का चित्र बना लिया? नहीं। खूब टेढ़ी बेढ़ी लाइनें यूं लिपापोती की दोस्तों, यह क्या कहलाता है? मतलब दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि बिना गलती के कोई नहीं बना सकता क, बिना गलती के कोई नहीं लिख सकता ए, बिना गलती का कोई नहीं लिख सकता 1 या 1। अर्थात दोस्त हम आज चाहे एक बहुत बड़े अधिकारी हो, बहुत बड़े टीचर हो, बहुत बड़े मोटिवेटर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, पर सब ने रोया है क्या लिखने में? क लिखने में, ए लिखने में। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि गलत क ही लिखते लिखते क्या आएगा? सही क। मतलब दोस्तों अधिगम के दौरान गलतियां हैं क्या? लाजमी। लाजमी का अर्थ है कि इनको होना ही है दोस्तों, इनको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों देखिए, मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं दोस्तों। आज आपको पता चलेगा कि सारे सब्जेक्ट की जननी है क्या? गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, गलतियां करना कोई अभिशाप नहीं है, गलती को भयंकर भूल समझना ही एक भूल है। इनफैक्ट गलती को गलत मानना सबसे गलत है दोस्तों, क्योंकि गलती अधिगम का अभिन्न अंग है दोस्तों। आज भी आप देखते हैं, आप गणित का कोई सवाल लगा रहे हैं, कई बार गलत हो जाता है, फिर लगाते हैं, फिर गलत हो जाता है, कहीं 2-3 बार में सही होता है। तो आप किससे गुजरे? त्रुटि और प्रयास से। पर शुरू में गलतियां होना तो दोस्तों लाजमी है। इसलिए दोस्तों आप इसका कंक्लूजन सुनेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन टिक नहीं करेंगे जिसमें गलती को गलत बताया गया हो। आपको वही ऑप्शन का चयन करना है जिसमें गलती को पॉजिटिव लिया गया है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे। गलतियां अधिगम का अभिन्न अंग है, गलतियां अधिगम का हिस्सा हैं, गलतियां अधिगम की खिड़कियां हैं, गलतियां अधिगम की शुरुआत है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सब में गलतियों को सकारात्मक माना गया है, क्योंकि गलत किए बगैर सही नहीं किया जा सकता। और दोस्तों पता नहीं क्या है, त्रुटि और प्रयास हर साल सीटीटी के पेपर में आता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे। और अब हम ले रहे हैं दोस्तों 12वां दोस्तों एक चैप्टर, जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है सीटेट का। अगेन दोस्तों इन 30 सेकेंड्स एक बार फिर से सुनेंगे। बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में दोस्तों, अगर बच्चा, भाई वैज्ञानिक कौन है? जो कुछ क्रिएट करता है, कुछ नया करता है, कुछ आविष्कार करता है, जो कुछ क्रिया करता है, कुछ प्रयोग करता है दोस्तों। तो ध्यान सुनेंगे दोस्तों, अगर बच्चा कुछ नया कर रहा है, भले ही नुकसान हो रहा है, अगर बच्चा कुछ अपनी जिज्ञासा से पूछ रहा है, अगर बच्चे में बढ़ी हुई है कुछ करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा दोस्तों, तो चाहे फर्क नहीं पड़ता आपका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या होगा? बच्चा एक किसके रूप में? वैज्ञानिक के रूप में। जैसे एक बच्चा माचिस की तीली से नए नए खेल बनाता है, खिलौने बनाता है दोस्तों, यह क्या है? आपको बोले गैरी यार माचिस की तीली बहुत गंदी बात है यार, माचिस का क्यों तीली लिया है? पर दोस्तों यहाँ वो कुछ नया कर रहा है, इसलिए बच्चे को क्या मानेंगे? वैज्ञानिक। मिठाई के डिब्बे को डोरी में बांध के गाड़ी आ रही कह रहा है दोस्तों। हमने आपने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, पर वो तो कुछ नया कर रहा है, उसे खिलौना तो बना रहा है। तो हम नहीं, वो बनाएगा क्या? वैज्ञानिक। तो फिर सुनना, अगर कुछ क्रिया जा रहा है, कुछ नया हो रहा है, जिज्ञासा तीव्र हो रही है, प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो बच्चे को क्या मानेंगे? वैज्ञानिक। और अब आएगा दोस्तों, बच्चा एक समस्या समाधान करता। दोस्तों समस्या समाधान की 3 विधियां हैं, मोटा मोटा सुनिए, वैसे पढ़ाया गया है चैप्टर में आपको। त्रुटि एवं प्रयास विधि, अभी भी बताया था, हर बच्चा क्या करके सीखता है? गलती। अर्थात दोस्तों गलती करने में वह कौन सी विधि का अनुसरण कर रहा है? समस्या समाधान की त्रुटि और प्रयास विधि। मैंने बोला ना दोस्तों, इसको अभिशाप मत समझिए, तो और चौंकाने वाली बात है कि गलतियां करना समस्या समाधान की एक विधि है। तो बच्चा क्या बनेगा दोस्तों? समस्या समाधान करना, सूझ विधि। मैंने क्या बोला था? अचानक ही समस्या का हल ढूंढ लेना क्या कहलाता है? सूझ। और मैंने बोला था एक बच्चा 9 में 5 का गुणा कर रहा है, पहाड़ा केवल कहाँ तक आता है दोस्तों? उसको 6 तक। सोच रहे अरे यार अब कैसे करूँगा, मेरे को तो 9 का पहाड़ा ही नहीं आता। अचानक उसने ऐसे कर दिया, ऐसे, क्योंकि वो समझ गया कि जो उत्तर 9 में 5 का गुणा करने से आता है वही उत्तर 5 में
9 का गुणा करने चाहता है और यह अचानक ढूंढा गया हल ही दोस्तों क्या कहलाता है, सूझ कहलाता है। सुल्तान का उदाहरण आप जानते ही हैं। तो अगर दोस्तों बच्चा कुछ अचानक कर रहा था, हमारे गाँव में बोल गया यार नकल मारा होगा, तुक्का तुक्का मारा होगा। और दोस्तों सोचो साइकोलॉजी कितनी पॉजिटिव समझती है, यह समस्या समाधान की कौन सी विधि मानी जाएगी। तो आप उत्तर क्या देंगे कि बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता का क्या हो रहा है दोस्तों, विकास हो रहा है। और अब दोस्तों एक बहुत बड़ा टर्म जो मैं आपको समझाऊं, वैसे मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, अभिसारी और अपसारी चिंतन। हर साल प्रश्न आता है दोस्तों, हर साल चिंतन में। देखिए दोस्तों सिंपली समझिए, वैसे आप लेक्चर देख ही रहे हैं। अभिसारी चिंतन क्या है दोस्तों, मैंने क्या बोला था, कई जगहों से एक जगह पे आना, कन्वर्जेंट, मिल जाना दोस्तों, जैसे ए बी सी डी ई और यहाँ एफ पे दोस्तों सब मिल रहे हैं, क्या है अभिसारी चिंतन। क्या, कई बिंदुओं से एक बिंदु तक पहुंचना। जैसे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न कैसे चिंतन का उदाहरण है, अभिसारी। शुरू में ऑप्शन कितने होते हैं, 4, पर उत्तर तक बचता कितना है, 1। तो दोस्तों अगर अनेक बिंदु, से रूढ़िवादी चिंतन कहते हैं, सब आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। इसी को परंपरावादी चिंतन कहते हैं, इसी को लंबवत चिंतन कहते हैं, इसी को संश्लेषण, संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाना, इसी को संश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। तो कई बिंदुओं से एक बिंदु तक अगर पहुंचा जाता है दोस्तों तो क्या कहलाएगा, हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कैसा चिंतन कहेंगे, हम इसे बोलेंगे अभिसारी चिंतन। मतलब एक विद्यार्थी एक प्रश्न को एक ही तरह से हल कर सकता है, यह कैसा चिंतन है दोस्तों, आपका उत्तर होगा अभिसारी। एक विद्यार्थी एक प्रश्न को निश्चित उत्तर तक पहुंचाता है, अभिसारी चिंतन। पर दोस्तों अगला प्रश्न है अपसारी, इसका ठीक उल्टा दोस्तों, इसे याद करना आसान है। जब एक बिंदु से अनेक बिंदुओं तक पहुंचे दोस्तों तो वह चिंतन कैसा कहलाएगा, अपसारी। जैसे दोस्तों अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते आप क्या सुधारते, कोई बोलेगा मैं बिजली सुधारूंगा, कोई बोलेगा नहीं साहब मुझे तो यातायात सुधारना है, कोई बोलेगा नहीं साहब मैं तो सरकारी नौकरी बढ़ाऊंगा, फिर दोस्तों कोई क्या बोलेगा मैं तो ट्रेन सुधारूंगा, फिर बोलेगा साहब कोई मैं तो नौकरियां जनरेट करूंगा। तो प्रश्न कितना है, एक, पर उत्तर कितने हैं, अनेक। आपने देखा प्रश्न एक था, कई उत्तर आ रहे हैं, देखिए बाहर की तरफ सब जा रहे हैं दोस्तों, ऐसा चिंतन क्या कहलाएगा, अपसारी चिंतन। मैंने आपको मोबाइल टावर का उदाहरण दिया था। मोबाइल टावर में दोस्तों क्या होता है, टावर एक होता है, करोड़ों मोबाइल उसी से जुड़े होते हैं। ये रहा टावर, यहाँ से सब मोबाइल जुड़े हुए हैं दोस्तों, यह कैसा चिंतन कहलाएगा, अपसारी। मतलब एक प्रश्न को कई विधियों से हल करना दोस्तों, कैसा चिंतन कहलाएगा, अपसारी चिंतन कहलाएगा दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है, विविध सोच, विविध परंपरा, कई दृष्टि से सोचना। जैसे दोस्तों हमारे पास 1000 रुपये हैं, हमको लगता है यार 1000 रुपये में क्या खरीदें, हमको लगता है नहीं यार चलो टी शर्ट खरीदते हैं, फिर लगता है हमको एक जीन्स सस्ती से खरीदनी चाहिए, फिर क्या लगता है यार एक किताब खरीद लेते हैं। मतलब हमारे पास पैसे के रूप में 1000 रुपया है, हम विविध प्रकार से इसे खर्च करने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, यह कैसा चिंतन कहलाएगा। इसी को वैज्ञानिक चिंतन, क्योंकि जो नया सोचेगा वो भला वैज्ञानिक कैसे, तभी तो वैज्ञानिक बनेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों विविध, अलग, वैज्ञानिक, क्रिएटिव सोच, सब कैसा चिंतन होगा, अपसारी। और दोस्तों लास्ट में करके सीखना, सीटीईटी के तमाम प्रश्नों की एकमात्र दवा, रटंत ज्ञान स्थायी नहीं होता दोस्तों, अनुकरण करके सीखना गलत है। अगर हम उसको खुद अप्लाई करके व्यवहार, दोस्तों जैसे कहने का अर्थ क्या है, हम न्यूटन का नियम पढ़ा रहे हैं, रट्टा मारा नहीं साहब, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, कल भूल जाएगा। पर अगर हम उसको पेन, किताब, कई वस्तुओं गिरा कर दिखा दें दोस्तों, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, करके सीखना ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। जो किताब में लिखा था कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, यह ज्ञान था, पर उसने जो चीज़ें गिराई वह उसका अनुभव हो गया। हम ज्ञान भूल सकते हैं, पर हमारे बचपन की छोटी छोटी घटनाएं हमको दोस्तों क्या रहती हैं, याद रहती हैं, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। अर्थात दोस्तों आप रटंत ज्ञान, किताब से रट्टा मारना, रट्टू तोता बनना, इसके बजाय किसको सीखने के ऑप्शन में वरीयता देंगे, जहां प्रैक्टिकल रूप से करके सीखा गया हो। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों 8 से 10 बार देखिएगा और रोज़ देखिए जब तक एग्जाम ना हो जाए। यह लेक्चर, यह वीडियो, ये ट्रिक्स आपके पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगी दोस्तों। इस उम्मीद के साथ कि आप इसे बिंदास देखेंगे, बढ़िया से डाइजेस्ट करेंगे। मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आज इस शिक्षण का पूरा लेक्चर खत्म करता हूं दोस्तों। आज सीटीटी को खत्म कर दिया मैंने, साइको शिक्षण दोनों दोस्तों। सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए, कामना करते हुए आपको गुड बाय कहता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं मेरे स्टूडेंट हमेशा बेहतर करते रहें, आप भी धुआंधार बेहतर करेंगे, 30 में 30 लाएंगे दोस्तों। हमारे आज भी हजारों स्टूडेंट 30 में 30 ला चुके हैं। आप तिशयोक्ति मत समझिएगा दोस्तों, मैं मेहनत करता हूं, विद्वान नहीं हूं, और आशा करता हूं मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे। चलिए दोस्तों गुड बाय कहता हूं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।